हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो आपका टॉपिक है, कल का जो हमने क्लास एस्टेट से जुड़ा हुआ दिया था उसको कोई भी पढ़ सकते हैं। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी एस्टेट के लिए तो वो है ही, क्योंकि 9th 10th का वो रिवीजन है। लेकिन 9th 10th तक पहुँचने के पहले हम लोग जो 6 to 8 पढ़ते हैं वो सारा उसमें संग्रहित किया हुआ है, इसलिए आप लोग सभी के लिए वो आवश्यक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एस्टेट, सीटेट, बीपीएससी, किसी भी तरह के आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। जिन्होंने एस्टेट की तैयारी करी है या मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अगर सारा वीडियो देख लिया है तो उनको ये पता चल जाएगा कि वो इसी चीज़ का रिविज़न है। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, किसी भी तरह के बुक को पढ़िए, उसको रिविज़न करना ज़रूरी होता है और लगभग सारा कंटेंट आपका मिलता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस सारे टॉपिक को देखिएगा, आपको याद होगा कल जिस प्रकार से आपने प्राचीन काल के इतिहास में देखा था धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और आपका आखिरी था पुरातत्व का साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ के बारे में आपने समझ लिया था और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे अंतिम जो है आपका अथर्ववेद है, उसी प्रकार जब ऐतिहासिक ग्रंथ में आप जाते हैं और वहाँ पर जब पुराण का वर्णन होता है, जिस प्रकार आपने विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, सारे पुराणों का आपने वर्णन देखा। श्रीमद् भागवत गीता भी उसी ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो पुराणों में सबसे जो प्राचीन और प्रामाणिक मतलब होता है जिसका प्रमाण अभी भी है, वो उस पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक आपका मत्स्य पुराण है। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको इतना याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद विदेशियों का विवरण, ये आप देख रहे हैं तीसरा टॉपिक आपका विदेशियों का विवरण है। यानी कि प्राचीन काल के समय जो बाहर से, जो विदेशों से जो लेखक के रूप में आते थे, कुछ ऐसे थे जैसे सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, या सिकंदर ने जब भारतवर्ष पर सबसे पहले आने का प्रयास किया था, या जब सिकंदर सबसे पहले भारत आए थे तो उनके साथ भी कई लेखक आए थे। तो अब बात यह है कि उन लेखकों ने भारत के बारे में क्या लिखा, कितना लिखा, वो कितना विश्वास करने योग्य है, कितना प्रामाणिक है, किसका अभी तक प्रमाण है और कितना जो है सिर्फ अंधविश्वासों से झगड़ा हुआ है। इसमें से कुछ छांट कर जो महत्वपूर्ण नाम है विदेशियों का, वो आपने जो 9th 10th में पढ़ा है उसमें से निकाला गया है। आप लोग अगर पिछले क्लास को देख रहे हैं जो हमने 9th 10th का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस डाला है, तो आप देखिएगा उसमें जितना नाम का वर्णन है, क्या कोई छूट रहा है या फिर एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर कोई छूट रहा है तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। इसमें से आप जो ये देख रहे हैं इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे यूनान का, चीन का, अरब का, यहाँ से महत्वपूर्ण लेखक आए थे और जिन्होंने भारत के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये हम आगे देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ये है आपका यूनानी या फिर रोमन लेखक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूनानी या रोमन लेखक। तो इसमें सबसे पहले आपका है टेसियस जो है ये ईरान के राज्य वैद्य थे। यानी राज्य वैद्य क्या होता है आप समझते हैं, किसी भी तरह के जिस राज्य का जो वैद्य होता है उन्हें हम लोग राज्य वैद्य कहते हैं। तो ये जो टेसियस थे ये ईरान के राज्य वैद्य थे। इससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो हैं लेखक, क्योंकि ये लेखक की गिनती में भी आते हैं, इन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा भी है लेकिन इनके पुस्तक का वर्णन नहीं है क्योंकि इनका पुस्तक महत्वपूर्ण नहीं था। अब हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण क्यों नहीं था। तो इनका पुस्तक जो था इसमें इतनी आश्चर्यजनक बातें होती थी, एक जिसको आप कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें कहना जो कि भारत में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इनके पुस्तक में इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर आश्चर्यजनक बातें थी कि आगे चलकर उसे अविश्वसनीय नाम दिया गया, किसे विश्वास किया ही नहीं जाएगा। इसीलिए इनका जो पुस्तक है प्रचलित नहीं है। तो आपको टेसियस के नाम पर बस रखना है कि ये ईरान के राज्य वैद्य थे और इनका जो पुस्तक था इसी तरह बढ़ा चढ़ाकर आश्चर्यजनक बातें जिसमें थी और जो कि विश्वास करने योग्य नहीं था। पहला ये आपका हो गया जो महत्वपूर्ण है आपके 9th 10th के बुक से। दूसरा आपका है हेरोडोटस। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बारे में जो कुछ भी जानकारी आपके बोर्ड पर है इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का जनक यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं और इन्होंने ही हिस्टोरिका लिखी है। और हिस्टोरिका तो हेरोडोटस ने लिखी, लेकिन
इन्होंने ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी भारत और फारस, फारस हुआ आपका ईरान, उस समय ईरान को फारस कहते थे। ये फारस का, ये टेसियस के बारे में आपको फारस के राज्यवेद को कहकर भी पूछा जा सकता है। और जिस प्रकार से इस बार एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो आपने देखा है इसी प्रकार से आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको बस आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस यानी भारत ईरान के बीच जो संबंध था उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है इस हिस्टोरिका में। लेकिन इसमें भी उतना ही अतिशयोक्ति है, इतना ही बढ़ावा है कि इसको भी इतना महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन चूँकि इनकी बुक हिस्टोरिका है और आगे चलकर जो इतिहास बना है तो इन्हीं सब लेखकों के लेखन से, स्रोतों से चीज़ों को इकट्ठा करके इतिहास आगे बढ़ा है, इसीलिए ये हिस्टोरिका महत्वपूर्ण है। और चूँकि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं इसलिए हेरोडोटस महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये निरियाकश, आनेसिक्रिटस और ये आस्टोबुलस, ये तीनों नाम जो है आपको रट लेना है। दो तो आपका आ से है, आनेसिक्र, इसको आनेसिक्र भी माइंड में रखिएगा तो आपको अपने आप आनेसिक्रिटस याद हो जाएगा। और दूसरा आपका आस्टोबुलस और ये निरियाकश, ये तीनों नाम आपको इसीलिए याद रखना है कि ये तीनों ही लेखक जब सिकंदर भारत में आए थे तो सिकंदर के साथ ये तीनों भारत आए थे, ये तीनों लेखक। तो लेखकों का जो यूनानी रोमन लेखक है, इनके नाम को देखकर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से यूनानी या रोमन लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे ये मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का तो आपको याद रखना ही है, इससे पूछा भी जाता है और ये महत्वपूर्ण भी है। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। अब लेखकों से जुड़ा हुआ प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है इसको हम लोग समझेंगे। आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, ये लेखक कहाँ के थे? यूनानी थे, चीनी थे, अरबी थे? ये थोड़ा हल्के में प्रश्न हो गया, इसको थोड़ा भाष्ट करके अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रकार से, यूनानी लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? या इन्होंने कौन सा अपना जो है पुस्तक लिखा था? इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर ये किसके राजदूत थे? तो मेगास्थनीज की काफ़ी चर्चा है, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। और ये जो इंडिका है इन्होंने लिखा था मेगास्थनीज ने, और चूँकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे इसीलिए उसमें मौर्य शासनकाल था, तो स्वाभाविक है कि ये मौर्य युग के समाज और संस्कृति की वर्णन करेंगे। तो यहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। मौर्य काल के संस्कृति और समाज का वर्णन किस पुस्तक में मिलेगा? ये आपका इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किनके राजदूत हैं? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज भारत किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये महत्वपूर्ण है। यूनानी लेखक के बारे में और हम देखेंगे एक दो लेखक जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर हम चीनी लेखक की बात करेंगे। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। हमने 4 लेखक को देखा, 4 लेखक के बारे में समझा। अब आपका अगला है डायमेकस। ये जो थे आंतियोकस के राजदूत थे, आंतियोकस के राजदूत थे। और ये जो आंतियोकस थे ये सीरियन के राजा थे, सीरियन नरेश। इनके बारे में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये सीरियन नरेश थे, ये सीरियन के राजा थे। इससे इस प्रकार का भी आपसे पूछ दिया जाए आंतियोकस कहाँ के सम्राट थे, कहाँ के राजा थे, तो ये सीरियन के थे। और ये डायमेकस जो है ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और जब बिंदुसार के राज दरबार में आए थे तो स्वाभाविक है इसमें मौर्य युग का से संबंधित ही इन्होंने कुछ वर्णन किया होगा, लेकिन इनके बुक का किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है। उसके बाद आपका है डायोनिसियस जो हैं ये टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे। टॉलमी फिलेडेल्फस, और जिस तरह आपने जाना है और जानते हैं कि जिस किसी का टाइटल होता है वो उनके नाम से प्रसिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये टॉलमी फिलेडेल्फस थे ये टॉलमी के नाम से ही प्रसिद्ध थे। और ये डायोनिसियस ये अशोक के राज दरबार में आए थे। लेकिन ये टॉलमी किसी प्रांत के शासक के साथ साथ इन्होंने, चूँकि ये लेखक का वर्णन है, इन्होंने बुक भी लिखा था। और टॉलमी ने 2री शताब्दी में जो बुक लिखा था ये है आपका भारत का भूगोल, महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको भी ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपका आता है पिलिनी ने 1म शताब्दी में बुक लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, ये भी महत्वपूर्ण है। पिलिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री। और
ये जो नेचुरल हिस्ट्री है, इसके शब्दों से ही आप अंदाज़ा लगाइएगा। इन्होंने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री में भारतीय पशु पक्षी पेड़ पौधे खनिज पदार्थों का वर्णन था, ना कि भारतीय भूभागों का, भारतीय शासकों का, किसी के राज दरबारों का। तो प्लिनी का भी जो बुक है आपका नेचुरल हिस्ट्री, ये महत्वपूर्ण है। नेचुरल हिस्ट्री से ही याद रखिएगा आप उसमें किस प्रकार का वर्णन था, क्योंकि हो सकता है पूछ दिया जाए कि इस हिस्ट्री में किससे संबंधित वर्णन है। जिस तरह आप देख रहे हैं वर्णन के बारे में भी दिया हुआ है, किस हिस्ट्री में किससे संबंधित वर्णन है। और ये एक महत्वपूर्ण आपका बुक का नाम है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। आपने अपने 9th या 10th के बुक में पढ़ा है, आप थोड़ा पीछे जाइएगा, उसको रिवाइज करिएगा। ये 80 ईस्वी में भारत आए थे, और ये इन्होंने जो पुस्तक लिखा है और इनका नाम नहीं है। ये हिंद महासागर को इन्होंने पार किया था 80 ईस्वी में, और इसीलिए इन्होंने इस बुक को लिखा था, लेकिन इनका जो है अज्ञात नाम है। अगर इस बुक के नाम से आपको पूछ दिया जाए कि ये किसने लिखा है, तो वहाँ पर आप एकदम तैयार रहिएगा, पूरा प्रिपेयर्ड रहिएगा कि ये जो इरीथ्रियन सी है, इसके लेखक अज्ञात हैं। तो वहाँ पर आपको अज्ञात लेखक का भी ऑप्शन आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है। ये यूनानी और रोमन के महत्वपूर्ण लेखक के बारे में आपने जानकारी ली, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम चीनी लेखक को दिखाएंगे। चीनी लेखक के बारे में आपको बस ये 3 नाम जो महत्वपूर्ण है, इसको आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, जो कि आपने पढ़ा है। फाहियान के बारे में आपने पढ़ा है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त शासक या गुप्त नरेश आप कह सकते हैं। इनके राज दरबार में फाहियान आए थे, और ये 14 वर्षों तक भारत में रहे थे, इतना महत्वपूर्ण है। और फाहियान ने मध्य प्रदेश का जो प्रांत है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज के बारे में फाहियान ने वर्णन किया था। उसके बाद आपका आता है संयुगन। संयुगन 6ठी शताब्दी में भारत आए थे। 518 ईस्वी में भारत आए थे, और ये 3 वर्षों तक इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और इस यात्रा के दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करके इन्होंने किया था और भारत से ले गए थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म अधिक प्रचलित था, और हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी पढ़ा है, तो उसको भी रिवीजन करते जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। 518 ईस्वी में ये चीनी लेखक या चीनी यात्री संयुगन आए थे। इन सभी को आप चीनी यात्री के नाम से भी कह सकते हैं। और 3 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। इन्होंने 3 वर्षों तक भारत की यात्रा की थी, और बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित करके वो ले गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण आपका ह्वेनसांग है। कहीं कहीं पर ये ह्वेनसांग के नाम से भी जाने जाते हैं, ये लिखा जाता है इनको। तो फाहियान और ह्वेनसांग की चर्चा आपके बुक में भी है। आप संयुगन को देखकर बताइएगा कि क्या आपने ये पढ़ा है। ह्वेनसांग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और ये 629 ईस्वी में भारत आए थे, और ये 15 वर्ष तक भारत में रहे थे। अगर आपसे शताब्दी पूछ दिया जाए तो ये 629 देख रहे हैं, तो आप इसको 7वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। तो 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आए थे, और ये 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। और जो बिहार के नालंदा जिले में जो विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रथम चीनी लेखक, चीनी यात्री, जो भी आप कहिए, ह्वेनसांग थे। इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें। और जिस समय ये ह्वेनसांग इस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस समय उस विद्यालय के कुलपति आपके आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र थे, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, इसको भी आप माइंड में रख लीजिएगा। और जो ह्वेनसांग चूँकि 15 वर्षों तक भारत में रहने वाले प्रथम चीनी यात्री थे, इसीलिए इनके यात्रा का वृत्तांत जो है सीयूकी में मिलता है। तो ये सीयूकी से कई सारे प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी में मिलता है, यानी कि सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, और जिसमें 138 देशों का वर्णन है। महत्वपूर्ण ये है। और ये जो ह्वेनसांग थे, इन्होंने भी भारत से बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की पूजा भी इन्होंने किया था, और उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करके एकत्रित करके ये 15 साल बाद ये वापस चीन गए थे, यानी कि 645 ईस्वी में। तो कभी कभी वापसी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है 645 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत से चीन वापस लौटे थे। तो हमने यूनानी रोमन लेखक और चीनी लेखक को देख लिया, और अब हम शॉर्ट में नहीं, जो महत्वपूर्ण है आपके बुक में उसको हम देख लेंगे, अरबी लेखक को। तो अब हम अरबी लेखक को देख लेते हैं। अब है आपका अरबी लेखक, ये आपने पढ़ा है अलबरूनी और इब्न तुता।
आपने बुक में पढ़ा है इनके बारे में और विस्तार से पढ़ा है। तो महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे और इनका जो किताब है ये है किताब उल हिंद। इन्होंने जो लिखा है, इनकी जो कृति है ये है किताब उल हिंद, जिसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक मतलब जैसे होता है तहकीकात करना, कोई चीज़ ढूंढना, तो तहकीक ए हिंद का मतलब हो गया भारत की खोज। ये भी आपको माइंड में रखना है, भारत की खोज। हालांकि भारत की खोज नामक पुस्तक नेहरू जी के नाम से भी है, नेहरू जी ने भी इस तरह के पुस्तक को लिखा है, लेकिन ये किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से अलबरूनी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इनके इस बुक में क्या था कि इनका जो ये ग्रंथ था इतना विस्तृत था, उसमें इतनी जानकारी थी, चाहे किसी प्रकार के रीति रिवाज को लेकर, किसी प्रकार के धर्म को लेकर, किसी प्रकार के मंत्र को लेकर, किसी प्रकार के त्यौहार को लेकर, किसी प्रकार के मूर्ति कला, माप तौल की विधि, खगोल विज्ञान, यानी हर चीज़ से जुड़ा हुआ इनका जो ये बुक था। और इसको 80 अध्यायों में विभाजित किया गया था। आप समझ सकते हैं ये कितना विस्तृत ग्रंथ था। और ये ग्रंथ इतिहासकारों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत था। इसलिए ये अलबरूनी का कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आपको याद रखना है। दूसरा आपका इब्न बतूता है, ये 1333 ईस्वी में ये आए थे और ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में या उसके समाज के, भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति या सामाजिक स्थिति के बारे में ये रोचक जानकारियाँ देते थे इब्न बतूता। इसीलिए इनके विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को। तो ये आपके अरबी लेखक महत्वपूर्ण थे। प्राचीन काल के इतिहास के समय की बात है, जब आपका इतिहास अस्तित्व में आ रहा था, उस समय की बात है। बाकी तो कई सारे इतिहासकार हैं, उनका जो लेखन है, उनकी जो कृति है आपको याद रखनी है। आगे हम और भी बढ़ेंगे तो हम देखेंगे रिसेंट में। ये फिलहाल प्राचीन काल के इतिहास का था, जो कि अति महत्वपूर्ण है और इससे मैक्सिमम प्रश्न आपके हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर तारानाथ है, क्योंकि ये भी उसी समय के आसपास की बात है। तो ये तारानाथ तिब्बती के लेखक थे और ये भी भारत आए थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखा था और ये ग्रंथ भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो ये आपके प्राचीन इतिहास का यानी उस समय का जो महत्वपूर्ण लेखक थे, उनकी जो कृति थी, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है, उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके लिए भी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है। इसको आपको माइंड में रखना है और नोट डाउन कर लेना है। बाकी एनसीईआरटी, बाकी 2 सवाल था, ये था कि एनसीईआरटी का क्लास क्लोज हो गया, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। वो 4 एक्सरसाइज है, उसको तो कंप्लीट करके ही दम लेंगे। और कुछ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो ज्योग्राफी का भी हम प्रयासरत हैं, शुरू कर दिए हैं उसका नोट्स बनाना। इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो बुक अभी हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैंने अमेज़ॉन पे ऑनलाइन ट्राई करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो इकोनॉमिक्स वाले थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ज्योग्राफी के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। बाकी ये इतिहास और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ये क्लास कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।